हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24 में हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। रात 10 बजे की खबरों में आपका स्वागत है। खबरों को देखेंगे विस्तार से। छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ चुनाव की बात पहले करते हैं। तो छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ विधानसभा सीट के उपचुनाव में आज बम्पर वोटिंग हुई और तेज धूप के बावजूद लोग उत्साह के साथ घरों से निकले और जमकर वोटिंग की। ये उपचुनाव भले ही छोटा हो, मगर इसमें भाजपा और कांग्रेस के बड़े नेताओं की साख जुड़ी हुई है। लिहाजा दिग्गजों ने प्रचार में पूरी ताकत झोंकी और अब वे जीत के दावे भी कर रहे हैं। चिलचिलाती धूप, पारा 42 पार, लेकिन ये तस्वीरें देख लीजिए कि कैसे लोकतंत्र के उत्सव में अपनी आहुतियां देने के लिए लोग कतारों में खड़े रहे। छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ विधानसभा के उपचुनाव में लोगों के इसी उत्साह ने वोटिंग का नया रिकॉर्ड बनाया। बहुत ज्यादा खुश हूँ कि कौन बनेगा इस साल का मतलब कि नया विधायक। भीड़ के कारण पहले से वोट डाले हैं और मैं ऐसे प्रत्याशी चुने हैं जो गांव के या अपने विधानसभा के विकास कर सके। जबरदस्त वोटिंग के साथ ईवीएम में प्रत्याशियों की किस्मत कैद हो गई। अपनी अपनी पार्टी के प्रत्याशी को जिताने बीजेपी और कांग्रेस के जो दिग्गज चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंकते नजर आए, वे अब जीत के दावे कर रहे हैं। और जो फीडबैक है वो बहुत उत्साह है लोगों में। जो सरकार के कार्य हैं और जिला दोनों मुद्दे हैं, वो खूब मतदान हो रहा है। अच्छे वोट से जीतेंगे, भारी बहुमत से जीतेंगे। तो पूरा खैरागढ़ में जिस प्रकार एक उत्साह का वातावरण है, रुझान दिख रहा है और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं से जो फोन में बात हो रही है, खैरागढ़ उपचुनाव अच्छे से जीतेंगे। आमतौर पर उपचुनाव में वोटिंग को लेकर ऐसा उत्साह नजर नहीं आता, लेकिन खैरागढ़ ने 2018 के बम्पर वोटिंग का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। 2018 में यहाँ 70% वोटिंग हुई थी। वहीं मतदान खत्म होने के वक्त 5 बजे ही ये आंकड़ा 71% को पार कर गया। अभी निर्वाचन आयोग के फाइनल आंकड़े में ये और भी बढ़ सकते हैं। खैरागढ़ उपचुनाव से सरकार और विपक्ष की सेहत पर कोई खास असर नहीं पड़ने वाला है, लेकिन इससे अगले साल 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव का ट्रेलर माना जा रहा है। अब ये तो 16 अप्रैल को पता चलेगा कि बम्पर वोटिंग का मतलब एंटी इनकम्बेंसी है या फिर प्रो इनकम्बेंसी। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। बढ़ते आगे रुक करेंगे कुछ और खबरों का। छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष चरणदास महंत बिलासपुर पहुंचे। यहां पर मेयर रामशरण यादव की माता के निधन पर महंत ने परिवार से मुलाकात कर संवेदना व्यक्त की। बिलासपुर में महंत के एक बयान ने सियासी माहौल को फिर से गरमा दिया। उन्होंने कहा कि मेरी अंतिम इच्छा है कि एक बार राज्यसभा जाऊं। हालांकि उन्होंने कहा कि ये निर्णय हाईकमान को लेना होता है, लेकिन इसके बाद भी मैं एक बार राज्यसभा जाने की इच्छा जरूर रखता हूं। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि भले ही कम सत्र हुए हों, लेकिन कोरोना काल में जितने सत्र हुए उतने किसी प्रदेश में नहीं हुए। महंत ने विपक्ष की बात का समर्थन करते हुए कहा कि मैं भी मानता हूं कि ज्यादा से ज्यादा सत्र होने चाहिए, लेकिन कुछ मजबूरियां राज्य सरकार की रहती हैं, जिसकी वजह से समय से पहले सत्र खत्म हो जाता है। राज्यसभा का निर्णय तो हमारे हाई कमान के द्वारा किया जाता है। वो जिसको चाहेंगे भेज सकते हैं। ये तो मेरी अंतिम इच्छा बताई थी मैंने कि कम से कम मरने से पहले एक बार राज्यसभा में जाऊँ। वो आज जाऊँ या कल जाऊँ, कब जाऊँ अलग बात है। सभी जगह काम कर लिया है तो एक शौक़ होता है लोगों का कि राज्यसभा में भी जाए। नीति आयोग ने स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स राउंड 1 की रिपोर्ट जारी कर दी है। रिपोर्ट में छत्तीसगढ़ को 31.7 अंक के साथ देश के बड़े राज्यों की कैटेगरी में 20वें नंबर पर यानी आखिरी पायदान पर रखा है। गुजरात ने 50.1 स्कोर के साथ पहला स्थान हासिल किया है। मध्य प्रदेश का प्रदर्शन भी काफी खराब है। मध्य प्रदेश 32.6 स्कोर के साथ 19वें स्थान पर है। इस रिपोर्ट पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कहना है कि केंद्र सरकार ने हाल ही में छत्तीसगढ़ के
ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की तारीफ की थी और उसके आधार पर पुरस्कार भी दिया है। ऐसे में किन आंकड़ों के आधार पर स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स की रिपोर्ट तैयार की गई है, ये देखना होगा। भारत सरकार के आंकड़े हैं जिसमें सबसे अच्छा ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन का हमारे पास 99% है हमारा, और उसमें हमको सम्मान मिला है। ये कौन सा आंकड़ा मुझे नहीं पता। सरायपाली में छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा श्याम बाबा का मंदिर बनाया जाना है, जिसके प्राण प्रतिष्ठा समारोह में प्रसिद्ध गायकों को आमंत्रित किया गया। इसमें गायक कन्हैया मित्तल भी पहुंचे। उनके गायन में मंच से योगी मोदी के नारे लगाए गए और कहा गया कि जैसे यूपी को योगी आदित्यनाथ चाहिए, वैसे छत्तीसगढ़ में भगवा राज चाहिए। इस कार्यक्रम का वीडियो वायरल हो रहा है। आयोजनकर्ताओं का कहना है कि इस ऐतिहासिक उत्सव के मौके पर कुछ लोग धार्मिक कार्यक्रम का राजनीतिकरण कर रहे हैं। स्थानीय विधायक किस्मत लाल नंद ने कन्हैया मित्तल पर आरोप लगाया कि श्याम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में धार्मिक मंच को कन्हैया मित्तल ने राजनीतिक मंच बनाया और खुले मंच से बीजेपी आरएसएस का प्रचार किया। मंदिर सभी समाज संगठनों और धार्मिक लोगों के सहयोग से बना है। ऐसे में विधायक ने किसी पार्टी या व्यक्ति विशेष का प्रचार किए जाने की निंदा की। जैसे यूपी में योगी नाथ चाहिए, जैसे यूपी कन्हैया मित्तल के द्वारा जो गीत गाया गया वो शुद्ध आरएसएस और बीजेपी का प्रचार था। उसमें यूपी में योगी राज का जो रिपीट हुआ है, वैसे हम छत्तीसगढ़ में भगवा राज लाएंगे। तो ये एक धार्मिक मंच में राजनीतिक बात करना, राजनीति का प्रचार करना, ये मेरे समझ से गलत है। आरएसएस का कहना गलत है, इसका मैं विरोध करता हूँ। इस शब्द का उनके कोई भी स्टेज हो, कोई भी मंच हो, वहाँ पे हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार बहुत ही अच्छे ढंग से कर सकता है, उसको पूर्ण अधिकार है। कहीं पर भी मुझे देखने या सुनने को नहीं मिला कि वहाँ राजनीतिकरण हो रहा है। वहाँ सिर्फ और सिर्फ श्याम बाबा की जयकार और हिंदुत्व की जयकारा का नारा लगाया जा रहा है। जो राजनीतिकरण कैसे हो सकता है? रायपुर जिला शिक्षा विभाग ने निजी स्कूलों में सरकारी नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए औचक निरीक्षण टीम का गठन किया है और ये टीम जिले के निजी स्कूलों में जाकर निरीक्षण करने के साथ साथ सरकार के नियमों का पालन नहीं करने पर स्कूल को नोटिस जारी करती है। लेकिन अब इस टीम की कार्रवाई का निजी स्कूल विरोध कर रहे हैं। निजी स्कूल संघ के पदाधिकारियों ने जिला शिक्षा अधिकारी के एएन बंजारा के दफ्तर पहुंचकर ज्ञापन सौंपा और अपनी नाराजगी जाहिर की कि निजी स्कूल संघ का कहना है कि टीम स्कूल की मान्यता को लेकर भी कार्रवाई कर रही है, जबकि स्कूल की मान्यता की एक प्रक्रिया है जो जिला शिक्षा विभाग में अटकी हुई है। ऐसे में स्कूलों में मान्यता को लेकर कार्रवाई गलत है। इसके अलावा दूसरे मुद्दों को लेकर भी स्कूल संघ ने विरोध जताया। जिन स्कूलों ने 8% फीस बढ़ाई की फीस को लेके ये जांच कर रहे हैं, सारे स्कूलों की जानकारी उस पोर्टल में रहे ताकि भ्रम ना फैले। लेकिन हमारी बार बार मांग के बाद भी ये पोर्टल को अपडेट नहीं कर रहे हैं। पिछले 2 सालों से पोर्टल अपडेट नहीं हुआ। जब वो जानकारी सार्वजनिक रहेगी तो किसी को भ्रम नहीं रहेगा। ये भी हम आज सारी मांग करने आए। खरगोन हिंसा को लेकर ट्वीट के बाद फंसे दिग्विजय सिंह की मुश्किलें बढ़ गई हैं। बीजेपी नेताओं की शिकायत पर भोपाल पुलिस ने दिग्विजय के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। दूसरी ओर खरगोन में बुलडोजर वाली कार्रवाई जारी है, जिसके विरोध में भोपाल काजी ने डीजीपी को पत्र सौंपा है, लेकिन गृह मंत्री ने साफ कह दिया है कि कार्रवाई रुकेगी नहीं। दिग्गी की बड़ी मुश्किलें, गले पड़ा ट्वीट का टंटा, भोपाल में दर्ज हुई एफआईआर। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के खिलाफ भोपाल क्राइम ब्रांच ने एफआईआर दर्ज कर ली है। बीजेपी नेताओं ने मामला दर्ज करने के लिए आवेदन दिया था। दरअसल खरगोन हिंसा के बाद दिग्विजय सिंह ने मस्जिद पर चढ़े एक शख्स का फोटो ट्वीट कर उसे खरगोन का बताया था, जबकि फोटो बिहार का था। बाद में गलती का एहसास होने पर दिग्गी ने पोस्ट डिलीट कर दिया, लेकिन तब तक उनका पोस्ट वायरल हो चुका था। साथ ही प्रदेश की सियासत गर्मा चुकी थी। इंदौर जबलपुर में बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन कर पुतला फूंका और दिग्विजय सिंह पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। सरकार के रुख के बाद भोपाल में बीजेपी नेताओं ने क्राइम ब्रांच को आवेदन दिया, जिसकी जांच के बाद एफआईआर दर्ज कर ली गई। जिन धाराओं के तहत केस दर्ज हुआ है उनमें 7 साल से कम की सजा का प्रावधान है। पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर सकती है या नोटिस तामील कराकर छोड़ सकती है, लेकिन इसके बाद
दिग्गी को कोर्ट से जमानत लेनी होगी। अभी एफआईआर क्राइम ब्रांच में की गई है, रेलेवेंट सेक्शंस में एफआईआर की गई है और जो भी आगे विवेचना में तथ्य आएंगे उस अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। दूसरी तरफ खरगोन में दंगाइयों के खिलाफ कार्रवाई जारी रही। प्रशासन ने कांग्रेस के पूर्व पार्षद अलीम शेख की बस स्टैंड स्थित 4 मंजिला होटल पर बुलडोजर चलाकर उसे जमींदोज कर दिया। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी दो टूक कह दिया है कि कार्रवाई जारी रहेगी। इधर बुलडोजर वाली कार्रवाई को लेकर भोपाल शहर काजी मुश्ताक अली नदवी ने डीजीपी को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई रोकने की मांग की। जो शासकीय भूमि पर जो अवैध अतिक्रमण था वो, और अभी जो लगातार अवैधानिक रूप से जिन लोगों ने निर्माण किया था, उसी के संदर्भ में कार्रवाई की जा रही है। हम ना ही मध्य प्रदेश में कोई फन उठने देंगे, कुचल देंगे। 92 लोग अभी तक गिरफ्तार हो चुके हैं और लगातार कार्रवाई चल रही है, जल्दी निष्कर्ष पे आ जाए। और जो गुनाहगार हैं उनको सजा दी जाए, बेगुनाहों को नहीं बलबस किया जाए। उन्होंने इस बात हमारी सुनी और हमने पूरा आश्वासन दिलाया है कि बेगुनाहों पर कार्रवाई नहीं होगी, जो गलत होगा उसको कार्रवाई की जाएगी। दिग्विजय सिंह पर एफआईआर दर्ज होने के बाद सियासी बवाल का दूसरा फेज भी शुरू हो गया है, क्योंकि कांग्रेस दिग्गी के बचाव में उतर आई है। लेकिन कई ऐसे नेता भी हैं जो दिग्गी को ही घेर रहे हैं। छिंदवाड़ा के परासिया से कांग्रेस विधायक सोहन बाल्मीक ने ट्वीट कर दिग्विजय सिंह से प्रमाण मांगकर उन्हें कटघरे में खड़ा कर दिया है। ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि आने वाले दिनों में दिग्गी के सामने बीजेपी के साथ साथ अपनों से लड़ने की चुनौती भी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो खरगोन में रामनवमी की शोभा यात्रा में हुए पथराव के दौरान उपद्रवी की गोली से घायल जिले के एसपी सिद्धार्थ चौधरी अस्पताल से डिस्चार्ज हो गए। एसपी के बाएं पैर के घुटने के नीचे गोली लगी थी, जिसे ऑपरेशन के जरिए बाहर निकाल लिया गया। घर पहुंचने के बाद उन्होंने पथराव के दौरान बने हालात पर बात की। उन्होंने बताया कि संजय नगर में हिंसा की खबर आने के बाद हम फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे, तभी एक व्यक्ति तलवार लहराता हुआ दूसरे पक्ष की ओर दौड़ रहा था, जिसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन तब तक वो भाग चुका था। इसी बीच एक वाहन के पीछे खड़े व्यक्ति ने गोली चलाई, जो बाएं पैर के घुटने पर आकर लगी। गोली चलाने वाले व्यक्ति की पहचान की जा रही है। काफ़ी अधिक पथराव की घटना दिख रहा था और दोनों पक्ष आमने सामने था। एक व्यक्ति जो बहुत तेज़ी से तलवार चलाता हुआ दूसरे पक्ष की तरफ आया, तो हम लोगों ने उसे रोका और तलवार बहुत बुरी तरह घुमा रहा था, तो कुछ चोटें भी आई पुलिसकर्मियों को। मुझे भी हल्की सी चोट आई। उसको पकड़ने का प्रयास किया गया तो वो गाड़ी खड़ी थी, उसकी आड़ में एक व्यक्ति पीछे खड़ा था और उसने एकदम से फायर कर दिया, जो मेरे बाएं घुटने के नीचे लगा। छत्तीसगढ़ में डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मचारियों की हड़ताल जारी है। इसका असर भी अब अस्पतालों में नजर आने लगा है। अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ओपीडी बंद हो चुके हैं। लिहाजा मजबूरी में लोगों को निजी अस्पतालों और नर्सिंग होम जाना पड़ रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने दावा किया था कि अगर डॉक्टर और स्वास्थ्यकर्मी हड़ताल पर गए तो वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी, लेकिन रायपुर के अस्पतालों में हड़ताल के दौरान ना तो डॉक्टर दिखे और ना ही अन्य स्वास्थ्यकर्मी। हालात का जायजा लिया हमारे संवाददाता विनय वर्मा ने। प्रदेश में डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों के हड़ताल का आज दूसरा दिन है। हड़ताल का असर अब दिखने लगा है। जिला चिकित्सालय का आपको हाथ दिखा रहे हैं, जहां पर प्रतिदिन 150 की ओपीडी लगती थी, वहीं अब ये वीरान है। कोई अस्पताल में नहीं आ रहा है। डॉक्टरों का केबिन खाली है। लोग बाहर से आकर के पता करके वापस चले जाते हैं। डॉक्टर सामूहिक हड़ताल पे हैं और ऐसे में इनका इलाज प्रभावित होता है। अब लोग मेडिकल कॉलेज अस्पताल के अलावा प्राइवेट अस्पतालों की ओर, प्राइवेट नर्सिंग होम क्लिनिक की ओर अपना रुख कर रहे हैं, वहाँ इलाज देखने मिल रहे हैं। देखना होगा कि कब सरकार और इनके बीच में, स्वास्थ्य कर्मियों के बीच में समझौता होता है, इनकी मांगें मानी जाती हैं, कब ये लोग काम पे लौटते हैं और कब लोगों को इस योजना का, सुविधा का लाभ मिलने लगता है। कैमरामैन योगेंद्र बिसाक के साथ विनय वर्मा, IBC 24 रायपुर। करेंगे बिग न्यूज का। अमेरिका के न्यूयॉर्क में मेट्रो स्टेशन पर अंधाधुंध फायरिंग हुई, जिसमें 13 लोगों को गोली लगी है और सभी गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। वहीं इस धमाके के बाद न्यूयॉर्क में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहीं घटनास्थल से एक संदिग्ध युवक को हिरासत में ले गए। रूस यूक्रेन जंग को जल्दी 50 दिन पूरे होने और इसी बीच रूस ने 2 हथियार डिपो को तबाह कर दिया। रूसी रक्षा मंत्रालय का कहना है कि उसकी मिसाइलों ने खामेल्स्की और कीव में 2
हथियार डिपो को नष्ट कर दिया है। भारत ने श्रीलंका को 11,000 मीट्रिक टन चावल दिया है, जो कि कोलंबो पहुंच गया है। श्रीलंका में भारतीय उच्चायोग के प्रवक्ता ने बताया कि यह खेप भारत की ओर से श्रीलंका को दी गई है, जो कि $1 बिलियन की क्रेडिट लाइन के तहत आई है। पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बधाई संदेश पर शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि उनका देश भारत के साथ अच्छे रिश्ते चाहता है, लेकिन जम्मू कश्मीर सहित अन्य लंबित विवादों का शांतिपूर्ण समाधान भी जरूरी है। झारखंड के देवघर में त्रिकूट पर्वत पर रोपवे हादसे के 45 घंटे बाद रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो गया। रोपवे की ट्रॉलियों में फंसे लोगों में से 46 को बचा लिया गया। हादसे में कुल 4 लोगों की मौत हुई है, 12 से ज्यादा घायल हुए हैं। रेस्क्यू के दौरान दूसरे दिन भी एक महिला ट्रॉली से गिर गई, उसकी मौत हो गई। रायपुर में 1600 एकड़ में फैले कमल विहार के लॉन्च के साथ जिम्मेदारों ने दावा किया था कि एशिया की टॉप की रेसिडेंशियल कॉलोनी होगी, लेकिन आज हालात ये हैं कि अनगिनत स्ट्रीट लाइट और सोलर पैनल खंबे बंद होने के बावजूद अब पूरा कमल विहार अंधेरे में डूबा रहता है। हालात ये हैं कि सूरज ढलते सेक्टर के मकानों में रहने वाली महिलाएं बच्चों को लेकर घर के अंदर दुबक जाती हैं, क्योंकि इसके बाद सड़कों पर सिर्फ अंधेरे और असामाजिक लोगों का कब्जा होता है। शाम के बाद कमल विहार में क्या हालात होते हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। सूरज ढलने के साथ ही कमल विहार में स्ट्रीट लाइट की पोल खुलने लगती है। कमल विहार की मेन सड़क यानी सेंट्रल लेन का बुरा हाल है। यहाँ कई 100 मीटर तक बंद पड़े सोलर लाइट वाले खंबे और टिमटिमाती स्ट्रीट लाइट दिखाई देती है। मेन सड़क से अंदाजा लगाया जा सकता है कि बाकी सड़कों का क्या हाल होगा। आरडीए कमल विहार में बसे लोगों को स्ट्रीट लाइट जैसे मूलभूत सुविधा भी नहीं दे पा रहा है, और यही कारण है कि कमल विहार चोरों का अड्डा बना हुआ है। शाम ढलने वाली है, सूरज ढल चुका है, इसलिए अब पड़ताल पे पहुंचे हैं कि यहाँ रात को सड़कों क्या हाल होता है। आपको सीधी तस्वीरें दिखाएं। स्ट्रीट लाइट का नज़ारा पहले आपको दिखा रहे हैं। अब देखेंगे एक लाइट जल रही है, लेकिन दूसरी लाइट का क्या हाल है। और उसके बाद जो अन्य खंबे हैं उसमें आप देखेंगे किसी में सभी लाइटें बंद है और किसी में एक लाइट बंद है। अब रही बात सोलर पैनल की, जो हमने दिखाया था आपको कि सोलर पैनल के साथ साथ बैटरी बॉक्स भी चोरी हो चुके हैं। तो सोलर पैनल आप देखेंगे हज़ारों की संख्या में यहाँ पर लगे हैं, जिसका करोड़ों रुपए कंपनी को भुगतान किया गया है, पर मेंटेनेंस नहीं हो रहा है। और भगवान ही जाने कि आगे इसका क्या हाल होगा। ना तो इसमें बैटरी बॉक्स है, ना लाइट है, ना सोलर पैनल है कईयों में। तो अंदर कॉलोनी के चलते हैं और आपको दिखाएंगे कि रिहायशी इलाकों में क्या हाल है, जहां लोग बसे हैं, क्या वहां लाइट जलती है, और सड़क तक पहुंचने का जो मार्ग है घुप अंधेरे में डूबा रहता है, उसका भी नज़ारा आपको दिखाएंगे। मेन रोड से लगे कई मकान चारों तरफ से अंधेरे से घिरे नजर आते हैं। सेक्टर 6 और उससे लगे सेक्टर में बने कॉलोनियों से सड़क तक दिखाई नहीं देती। महिलाएं तो सूरज ढलने के बाद घर से निकलने के लिए सोच भी नहीं सकती। सेक्टर 6 पहुंचे हैं। पहले तो आपको दिखा दूं, मेरे पीछे जो स्ट्रीट लाइट है आप देख सकते हैं बंद है। शहर से लगी हुई जो है सेक्टर है और कॉलोनी हम कहेंगे, 50 मकान यहाँ पर है। और मेरे पीछे देखिए आप अंधेरे में डूबी हुई है जो पूरी कॉलोनी कहें। मकान आप देखिए, जो घर की रोशनी है उसी से सड़क पे जो रोशनी आती है बस वही है, वरना पूरी जो कॉलोनी आधी जो है अंधेरे में डूबी रहती है। और ये आए दिन का नज़ारा है। क्या हाल रहता है यहाँ? हर दिन का यही नज़ारा है सर, और बहुत सारी चोरी की घटनाएं बढ़ रही है। एक गमला भी नहीं बचता है और बहुत सारे प्रॉब्लम है यहाँ पर। दरवा लोग आके बैठ जाते हैं यहाँ पर। देखिए घुप अंधेरा है, अगर कैमरे की लाइट बंद कर दिया जाए तो यहाँ कुछ भी नहीं दिखाई देगा। महिलाएं भी हमारे साथ हैं। दीदी क्या हाल रहता है? स्ट्रीट लाइट सभी बंद है? तो हमेशा बंद रहती है यहाँ पर लाइटें। कंप्लेन करो तो भी बार बार उन लोग तो चालू ही नहीं करते हैं। कुछ दिन तक जलता है, उसके बाद फिर से लाइट बंद हो जाती है। यही हमेशा का प्रॉब्लम रहता है यहाँ। हम लगातार आपको चोरों का सीसीटीवी फुटेज भी हमने दिखाया है। क्या कहना चाहेंगे अधिकारियों से आप? कि यहाँ पे पहले तो स्ट्रीट लाइट्स अच्छे से लगवाएं, हर जगह की लाइट्स लगे। जहाँ पे क्राउड है, मतलब जहाँ पे घर बनी हुई है, जहाँ लोग रहते हैं, वहाँ पे तो पहले लाइट्स रहे और सिक्योरिटी का भी ध्यान रखा जाए रात को। ऐसा लगेगा बियाबान जंगल है कोई सूरज डूबने के बाद। तो आपको कमल विहार की दूसरी कॉलोनियों में लेके चलते हैं। सेक्टर 6 जैसा बुरा हाल सेक्टर 2 और 4 का भी है।
यहाँ रहने वाले बताते हैं कि हफ्ते में 4 दिन लाइट नहीं होती। घर के पीछे ही असामाजिक लोगों का जमावड़ा रहता है जो अंधेरे में दिखाई भी नहीं देते। कमल विहार के दूसरे इलाके में पहुंचे हैं हम। सेक्टर 4 और सेक्टर 2 के बीच का ये इलाका है। क्या स्थिति है यहाँ स्ट्रीट लाइट की? सर यहाँ स्ट्रीट लाइट तो मेरे घर के जस्ट सामने है, अभी तक चालू नहीं हुआ है। डेली यही प्रॉब्लम रहता है, कभी 1-2 दिन चालू रहता है, बाकी बंद रहता है हमेशा। स्ट्रीट लाइट के लिए हम लोग कई बार कंप्लेन लिखा चुके हैं, लिखित में दे चुके हैं, फ़ोन में भी कंटिन्यू कंप्लेन चल रही है। इतने सारे लोग हैं, सब लोग कंप्लेन करने के बाद भी अभी तक कोई खास जवाब नहीं आया है। सामने आपके हैं, उदाहरण के लिए देख सकते हैं। स्ट्रीट लाइट तो बंद रहती है, जहाँ जहाँ घर है बस उसके सामने की चालू रहेगी, और जैसे गेट से हम एंट्री करते हैं जो मेन रोड होती है वहाँ की पूरी लाइटें बंद रहती है। 7 बजे के बाद तो टहल भी नहीं सकते, बच्चों को घर लेके जाना पड़ता है, चलो चलो अंधेरा हो गया कह के। मेन रोड से लगे सेक्टर 6 और पास के सेक्टर में तो और भी बुरा हाल है। मेन रोड से कॉलोनी में आने वाली सड़क अंधेरे में ऐसे डूब जाती है जैसे अपराधियों को खुला आमंत्रण दे रही हो। कुछ लोग तो बताते हैं कि 8 साल में दर्जनों बार शिकायत के बाद भी स्ट्रीट लाइट आज तक चालू नहीं हुई। यहाँ भी वही हाल है, अंधेरे में डूबा हुआ है पूरा इलाका। पहले आपको दिखा दे फिर से वही सोलर पैनल, सोलर लाइट जो पूरे कमल विहार में हमें हमेशा से बंद मिल रही है। हमने कंप्लेन भी किया था कि आकर के ये स्ट्रीट लाइट और मेन लाइट जो है, मेन रोड की जो लाइट है वो उसकी लाइट नहीं जल रही है, और हमने कैमरा भी लगा रखा है कि चोर वगैरह आने से हम दिखा सकेंगे, लेकिन वो उन्होंने कोई रिस्पॉन्स ही नहीं किया। तो 2 साल हो गए ऐसे अंधेरे में ही रह रहे हैं। लाइट वाइट तो पूरा स्ट्रीट लाइट बंद करके रखे। देखिए लाइट हमने कुछ देर के लिए बंद कराई है, तो आप देखिए किस तरह से ये पूरा इलाका जो है अंधेरे में डूब गया है। तो घर वाले जो हैं अपनी ही लाइट जलाकर काम चला रहे हैं। 8 साल हो रहे हैं मेरे को यहाँ रहते हुए, अभी तक मेरे घर के सामने का स्ट्रीट लाइट अभी तक चालू नहीं हुआ। इतने घर हैं, इतने लोग रह रहे हैं, पूरा अंधेरा रहता है। यहाँ पे चोरियाँ मतलब दिन दहाड़े चोरी भी हो जा रही है। यदि अधिकारी सर, यदि मिनिस्टर का घर है, अधिकारी का घर है, ब्यूरोक्रेट्स का घर है, तो उनके घर के बराबर 5 हाई हार्स पावर की लाइट जलेगी। बट जो गरीब आदमी है, जो मिडिल क्लास का आदमी, हमेशा पैनिक रहता है सर। बिल्कुल, देखिए हमने आपको शाम से लेकर रात तक की तस्वीरें दिखाई हैं। एक बार आपको फिर से दिखा दूं, एशिया की टॉप मोस्ट कॉलोनी बनेगी ऐसा कहा गया था। मेन रोड से जोड़ने वाली सड़क है, खंबे आप गिनते जाइए, अंदाजा लगाते जाइए कि कहाँ तक अंधेरा छाया हुआ है। कमल विहार है अंधेर नगर कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो एक आँख खोलने वाली और तस्वीर दिखाई है हमने कमल विहार को लेकर। देखते हैं अधिकारी इस पर क्या संज्ञान लेते हैं और कब लोगों की समस्या को समझकर उसे दूर करते हैं। कैमरामैन योगेंद्र मिश्रा के साथ संदीप शुक्ला, IBC 24 रायपुर। तो रात 10 बजे की खबरों में फिलहाल इतने ही। आगे दिख रही है तेज खबरों का बुलेटिन फास्ट 50। नमस्कार।